वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय जी, dignitaries on the dais, dignitary of the dais, faculty members, expert jury members, Innovation 1.0 के talented young innovators, participants और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आपने पिछले 48 आवर्स में हैकाथॉन में ये सिद्ध किया है कि जब भारत का युवा सोचता है तब वो सीमाओं के भीतर नहीं सोचता, बल्कि भारत का युवा जब सोचता है तब वह कुछ नया निर्मित करना चाहता है और भविष्य को आकार देना चाहता है। पुरस्कार विजेताओं को तो मैं बधाई दूंगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इनोवेशन 1.0 के सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हृदय से विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश के 15 राज्यों से नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लगभग हर स्थान से लोग आए हैं। इनोवेशन 1.0 का समापन समारोह केवल पुरस्कार, सर्टिफिकेट और मेडल बांटने का आयोजन नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा, उस साहस और उस कल्पना शक्ति को सम्मान देने का एक अवसर है जिसने पिछले 48 घंटों में जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक जीवंत इनोवेशन लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया है। इसलिए मैं इसे एक इवेंट नहीं बल्कि युवा संकल्प की घोषणा के तौर पर देखता हूं, जिसमें देश भर से आए युवाओं ने एक स्पष्ट, निर्भीक और आत्मविश्वास से भरी घोषणा की है कि भारत का नौजवान सिर्फ भविष्य का मूक दर्शक नहीं होगा बल्कि उसका आर्किटेक्ट भी बनेगा। पिछले 2 दिनों में देश भर से आए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स, जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स ने ये साबित किया है कि भारत की अगली पीढ़ी सिर्फ बने बनाए या तैयार समाधान की कॉपी करने के लिए नहीं है, बल्कि ओरिजिनल सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने पिछले 48 घंटों में साबित किया है कि अब हमारे कैंपस महज डिग्री देने के स्थान नहीं है, बल्कि वो आइडियाज़ की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं। संयोग की बात है कि कल से ही दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है, जिसमें अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स हिस्सा ले रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय थीम पर आधारित इस AI समिट का प्रभाव बहुत ही बहुआयामी होगा और हमारे देश को ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में स्थापित कर सकेगा। मेरा मानना है कि इससे इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। नए रिसर्च सेंटर्स, स्टार्टअप और रोजगार के अवसर बड़ी मात्रा में पैदा होंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि समिट के नतीजे एक ऐसे भविष्य को बनाने में मदद करेंगे जो प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और अवसरों पर आधारित होगा। युवा साथियों, आज इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2047 में विकसित भारत का निर्माण आपका सबसे बड़ा दायित्व होगा। जो पुरानी पीढ़ी है, पुरानी जनरेशन है, जिसने इस राष्ट्र की नींव रखी,
उसके सपने को संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय साहब ने जब मुझे नेशनल लेवल हैकेथॉन के आयोजन के बारे में बताया था, तब मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में विकसित भारत के विजन की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण और ठोस कदम साबित होगा। आज यहाँ उपस्थित युवाओं से 21 साल बाद, ठीक 21 साल बाद 2047 में एक नई जनरेशन भी कई सवाल पूछेगी, जिसमें पहला सवाल मैं मानता हूँ कि ये होगा कि आपने खुद क्या बनाया, आपने खुद क्या निर्मित किया, आपने कौन से सॉल्यूशन समाज को या देश को दिए, क्या आपने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें हमारे युवा केवल रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का अवसर प्राप्त कर सके। मैं समझता हूँ उस समय सभी यूनिवर्सिटी से भी यही सवाल पूछा जाएगा कि विश्व भर में हो रहे तीव्र बदलाव के बीच एग्जाम सेंट्रिक, करिकुलम सेंट्रिक क्या आप बने हुए थे, या आपने समय की मांग के अनुरूप अपने यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम सेंट्रिक, इनोवेशन सेंट्रिक बनाने का काम किया या नहीं किया। इस आयोजन की ये बहुत बड़ी सफलता होगी कि इस तरह के सवाल युवाओं के और हमारी फैकल्टीज़ के मन में भी आवे, पूरे देश की युवा चेतना में उसका प्रसार हो सके। मैं जानता हूँ कि पिछले 48 घंटों में आपने बहुत ही दबाव में, प्रेशर में काम किया होगा। हो सकता है कि अजनबी लोगों के साथ भी कोलैबोरेट करने का अवसर आपको मिला हो। तमाम आइडियाज़ के बीच से एक यूनिक आइडिया को अंततः आपने फाइनल किया होगा, अंतिम स्वरूप दिया होगा। मैं समझता हूँ कि यही असली शिक्षा है, यही असली एजुकेशन है, यही वह लर्निंग है जो किसी किताब या क्लासरूम में नहीं मिल सकती। इनोवेशन 1.0 ने क्लासरूम और असली लर्निंग के बीच का जो गैप है उसको भरने का काम किया है, और इसके 5 थीमेटिक पिलर्स AI, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ टेक और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ये सिर्फ कंपटीशन की कैटेगरी नहीं है बल्कि ये विकसित भारत की यात्रा की वास्तविक चुनौतियाँ भी। युवा चेतना को यह समझने का भी अवसर मिला होगा, इनोवेशन और नए आइडियाज़ हमारे देश की तकदीर बदल सकते हैं। मित्रों, एस्टोनिया आज दुनिया में इस बात का सबसे जीवंत प्रमाण है कि इनोवेशन और उससे समाज तथा गवर्नेंस में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन केवल सुविधा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त हथियार बन सकते हैं। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद एस्टोनिया के सामने अनेक चुनौतियां थीं, क्योंकि उसके संसाधन बहुत सीमित थे और सिर्फ 13 लाख की जनसंख्या की वजह से बड़े देशों से प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना, ये उसके लिए नामुमकिन सा था। उस समय एस्टोनिया ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। वे सरकार को ही डिजिटल बना देंगे ऐसा उन्होंने 1991 में तय किया। एस्टोनिया दुनिया का पहला देश बना जहां सरकार के सभी डेटाबेस आपस में कनेक्ट हो गए तथा जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के बिजनेस रजिस्ट्रेशन तक का अधिकांश काम मात्र 3 क्लिक्स में प्रारंभ हो गया। एस्टोनिया दुनिया का पहला देश था जहां 20 मिनट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन आज से 15 साल पहले होता था। डिजिटल गवर्नेंस से वहाँ ट्रांसपेरेंसी भी आई,
ट्रांसपेरेंसी के कारण स्पीड आई और उस स्पीड के कारण वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और आज एस्टोनिया दुनिया का एक मॉडल कंट्री माना जाता है। भारत भी इस दिशा में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। 2014 के बाद जो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, चाहे वो जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार और मोबाइल, इसने एक नई क्रांति को जन्म दिया। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस ने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाया। अन्य देशों का उदाहरण देखें तो जर्मनी ने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन प्रारंभ किया था, जिसने वहाँ की ऊर्जा, इकोनॉमी और पर्यावरण तीनों को बदल दिया। युवा पीढ़ी को भी इसी प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव और इनोवेशन करने होंगे, क्योंकि विकसित भारत 2047 ये सिर्फ नारा नहीं है, स्लोगन नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र का कमिटमेंट है। इसलिए सबसे पहले एजुकेशनल कैंपस को हमें बदलना होगा और ऐसा टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा जो निरंतर खुद को रीइन्वेंट करे। यहाँ उपस्थित इनोवेटर्स, फैकल्टी मेंबर्स सभी जानते हैं कि जो स्किल्स 5 साल पहले एम्प्लॉयबिलिटी की गारंटी थी, आज वह पुराने हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, यह भविष्य नहीं है बल्कि हमारा वर्तमान बन चुके हैं और यह तीव्र गति से इवॉल्व भी हो रहे हैं। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों से मैं कुछ अनुरोध करना चाहूँगा, खासतौर से फैकल्टी मेंबर्स। मुझे लगता है कि आपको क्लासरूम में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लर्निंग अब क्रिएटिंग में कैसे बदल सकती है। अब क्लासरूम में किसी स्टूडेंट से मुझे लगता है कि ये नहीं पूछने की आवश्यकता है कि व्हाट डू यू नो, बल्कि अब ये पूछने की आवश्यकता है कि व्हाट कैन यू बिल्ड। हमें सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट के इंडिविजुअल ब्रिलियंस को नहीं देखना है, बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। आज हमें थियरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर तरजीह देने की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हैकाथन आज दुनिया भर में क्लासरूम में सीखे गए नॉलेज को रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन में ट्रांसलेट करने का सबसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बन चुका है। क्लासरूम में महीनों वर्षों की सीख 48 घंटे में सृजनात्मक ज्वाला बन सकती है, जो कई स्केलेबल, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देश को और समाज को प्रदान कर सकती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बार बार कहते थे कि इनोवेशन इज द की टू ट्रांसफॉर्मिंग ए डेवलपिंग नेशन इनटू ए डेवलप्ड नेशन। और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक देश अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं खोजता, तब तक वह देश सशक्त नहीं बन सकता है। इसलिए हमें अपने समाधान खोजने होंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृढ़ संकल्प को और मजबूत करना होगा। मित्रों, इस अवसर पर मैं आपको 16 तारीख को दिए गए 5 थीम के आधार पर भी कुछ कहना चाहूँगा। हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन के लिए प्राथमिकताएं तैयार करनी ही होंगी। मेरा निवेदन होगा कि आप रिलेवेंट आइडियाज़ पर ध्यान दें और उन्हें समाज तथा टारगेटेड सेक्टर्स और भारत निर्माण के लिए कॉमर्शियल सॉल्यूशंस में परिवर्तित करने की कोशिश करें। हमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स को और बढ़ावा देना होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट से कंपनी के बीच जो गैप है
उसे जल्दी से जल्दी भरने में हमें आगे आना होगा। निजी तौर पर मेरी राय है कि एआई टूल्स का लक्ष्य ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना कभी नहीं हो सकता, बल्कि उसे सशक्त बनाना ही लक्ष्य रखना होगा। साइबर फिजिकल सिस्टम्स तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड की बाउंड्री, उसकी सीमाएं अब धुंधली हो रही है। ऐसे में रोबस्ट और सिक्योर सॉल्यूशन हमें निर्मित करने होंगे जो आम आदमी के जीवन में बदलाव ला सके। मैं मानता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा एनवायरनमेंट से जुड़ी चुनौतियां आज भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि जम्मू में तो फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड के पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि यह धीमी गति से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और ये वर्तमान की आपदा है। इस पर बिना समय गंवाए आपसे मेरा निवेदन होगा कि गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और इसका समाधान खोजने की आवश्यकता है। इसी तरह जल संकट, वायु प्रदूषण, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी ये तय करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इन चुनौतियों के बीच भारत को दुनिया के ब्राइट स्पॉट के रूप में मैं देखता हूँ। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड और टेक्नोलॉजी ये दोनों हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा डेमोग्राफी हमारे पास है और मेरा मानना है कि नौजवान कभी क्रांतियों का अनुसरण नहीं करता, बल्कि नौजवान तो क्रांतियों को जन्म देता है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी को वास्तविक अवसर देकर हम न केवल उन्हें प्रगति में भागीदार बना सकते हैं, बल्कि भविष्य की कमान भी उन्हें सौंप सकते हैं। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि हम ऐसे इकोसिस्टम, प्लेटफॉर्म और सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं जो उनकी क्षमता को आइडिया से वास्तविकता में बदल सके। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं 3 क्षेत्रों की चर्चा जरूर करना चाहूँगा जहाँ तत्काल इनोवेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये राष्ट्र की प्रगति के नींव हैं और ये तीनों सेक्टर्स सार्वभौमिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपके हैकेथॉन का भी एक विषय था। हमने निरंतर ऐसे कमर्शियल टेक्निकल टूल्स डेवलप करने होंगे जो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें। बिना प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए हम अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ा सकते हैं और बची हुई आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट रेजिलियंस, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में नए इन्वेंशन हमें करने होंगे। दूसरा विषय ये स्वास्थ्य क्षेत्र का है, हेल्थ केयर का है। ये सच है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आज भी भौगोलिक कारणों से, आर्थिक कारणों से और पुराने डिलीवरी मॉडल्स के बटे होने के कारण से अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हमें आज ऐसे इनोवेशन चाहिए जो डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव केयर को सुलभ भी बनाए और किफ़ायती भी बनाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिकल एक्सपर्ट्स को दूर दराज के गांवों तक कैसे पहुंच बनाई जा सकती है, इसमें आगे आने का निवेदन करूँगा। और इसलिए मैं बात कहना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, AI इनेबल्ड डायग्नोस्टिक्स, पोर्टेबल मेडिकल डिवाइसेस ये भविष्य की कल्पनाएं नहीं हैं, ये वर्तमान की हमारी ज़रूरतें हैं। और तीसरा विषय भी आपके हैकेथॉन का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म
समुदाय और संस्कृति दोनों को समृद्ध करेगा। इस सेक्टर में इनोवेशन और इंटरवेंशन जम्मू कश्मीर की अद्भुत विरासत को प्रदर्शित करने में क्या हम सक्षम इसे बना पाएंगे? क्या हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि टूरिज्म से होने वाली इनकम स्थानीय समुदायों तक पहुँचे और बड़ी मात्रा में पहुँचे, कुछ होटल चेन्स तक सिमट के न रह जाए। आज एयरलाइन से लेकर होटल, टूर ऑपरेटर्स, बुकिंग प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टूरिज्म के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत दे रहे हैं। फूड वेस्ट कम किया जा रहा है, इको फ्रेंडली ऑप्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल, इसका प्रबंधन भी किया जा रहा है। जम्मू या श्रीनगर के होटल से निकलने वाले फूड वेस्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इनोवेटर्स इसके लिए नए सॉल्यूशंस दें। स्मार्ट टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स, सस्टेनेबल हॉस्पिटैलिटी मॉडल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के टूल्स के माध्यम से क्या हम इस पर काम कर सकते हैं? मित्रों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ इन 3 विषयों पर ही रुकना नहीं है। भारत को इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में केवल भागीदार नहीं बनना है, बल्कि भारत को इसका लीडर बनना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सभ्यता की भी दिशा बदल रहे हैं। जो देश इन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करेगा, वही आने वाली सदी में दुनिया का नियम भी लिखेगा। भारत आज वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा में शीर्ष 3 देशों में गिना जा रहा है। 2025 के स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार अमेरिका, चाइना के पश्चात भारत आज तीसरे स्थान पर है। इनोवेशन में भी हमारी रैंकिंग पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुई है और भारत के टॉप 10 कंट्रीज में हम शामिल होने की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में 140 करोड़ के इस महान देश को केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बनाकर हम नहीं रख सकते। टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरर भारत बने, इसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। टैलेंट है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव एजुकेशन का सशक्त माध्यम भी है। ज़रूरत है फोकस्ड इन्वेस्टमेंट की, सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की और जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में उस साहस की जो हमें दुनिया के सर्वोच्च स्तर पर compete करने की हिम्मत दे सके। मैंने महसूस किया है पिछले कुछ वर्षों में जम्मू विश्वविद्यालय ने उपलब्धि हासिल की है, उसकी प्रशंसा न करना मैं समझता हूँ ये बेईमानी है। मैं कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों और जम्मू विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। एक बार पुनः सभी पार्टिसिपेंट्स को विशेष रूप से बधाई और भविष्य की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस कविता से अपनी बात खत्म करता हूं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।